नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का जो सोशल का पेपर लगता है उसमें एक नई बुक ऐड की गई है, तो अपन उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है राजस्थान के इतिहास जो है, उसके अंदर के इतिहास का काल विभाजन कैसे है। देखो, मोटे तौर पर मानव जो है संपूर्ण इतिहास को 3 काल में बांटता है। कितने काल में? 3 काल में बांटता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास को, मतलब 3 पार्ट कर दिए हैं इसके प्राक युग है, आदि युग है, एक प्राक युग है, देखो यहाँ से देखेंगे आप लोग कि एक प्राक युग है, एक प्राक युग है, एक आद्य युग है और एक ऐतिहासिक युग है। प्राक युग मतलब क्या होता है? जैसे अपन संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, इसी प्रकार से इतिहास है, इतिहास को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। तो प्राक युग किसको कहते हैं? प्राक युग इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे इतिहास क्या है, एक क्रमानुसार लिखा हुआ चैप्टर है। तो उसको क्या है कि प्राक युग उस युग को कहते हैं जब इतिहास में जो भी घटनाएं हमारे हुई थी पुराने दिनों में, उन घटनाओं को क्या है कि कहीं पर लिखा नहीं गया था, उसको बोलते हैं प्राक युग। अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। मतलब है कि मानव जो था वो लेखन कला से अपरिचित था, मतलब लिखने की कला उसको मालूम नहीं थी या लिखना उसको आता नहीं था। फिर आती है सेकंड, आता है आद्य युग। आद्य युग की संजय जो है इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, मतलब उसके बाद में थोड़ा सा डेवलप हुआ मनुष्य, तो उसने लिखना शुरू किया, मतलब लिखना सीखा कि हम लोग कैसे लिख पाएंगे। तो उन्होंने लिखा तो सही, किंतु वह अस्पष्ट लिखा। दूसरा, उनकी लिपि को अपना पढ़ना संभव नहीं हुआ। मतलब ऐसी लैंग्वेज में जिस लिपि में लिखे गए थे, लिपि क्या होती है, एक कोडिंग होती है अपने के अलग सब्जेक्ट की। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, तो इस तरह से जो रहती हैं, इतिहास में भी कुछ पहले जो भाषाएं चलती थी उसके अकॉर्डिंग कुछ लिपियां होती थी। तो उन लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ। किसके अंदर? आदि युग में। प्राक युग में क्या था, जिसमें क्या है कि लिखा ही नहीं गया था, लिख ही नहीं पाए थे क्योंकि वो लिखना ही नहीं जानते थे। दूसरी बात है, फिर लिखना सीखे, लेकिन वो लिखे तो था उनके हिसाब से, तो उन्होंने सही लिखा था, लेकिन अस्पष्ट रूप से जो है नहीं लिख पाए थे, स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए, या स्पष्ट उन्होंने उनकी तरफ से स्पष्ट होगा लेकिन हम लोग अभी तक उसको पढ़ नहीं पा रहे। और ऐतिहासिक युग जो है उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट है, सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, और ये जो है इतिहास है हम लोग पढ़ते हैं। प्राक युग जो है इसमें कौन कौन सा काल आ रहा है? जैसे प्राक युग बताया था मैंने, जब लिखा ही नहीं गया था, तो ये युग सृष्टि कर्म, जो सृष्टि शुरू हुई थी और जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे आप लोग, वहां तक का काल है। आदि युग में क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल इसके अंदर आता है। और ऐतिहासिक युग जो रहता है 600 के बाद का जो समय चल रहा है अभी तक का, वो ऐतिहासिक जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये ऐतिहासिक युग के अंदर आएगा। अब देखो, प्रागैतिहासिक राजस्थान मतलब प्राक युग में राजस्थान की क्या स्थिति रही है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो मानव सभ्यता का उदय जो है वो नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में थे। ये बोल रहे मानव सभ्यता जो सबसे ज्यादा फले कहाँ पर? वो फले जहाँ पर फल हुए। फल मतलब हो गया कि जो कंदमूल लगते हैं जैसे पेड़ पौधों के हैं, वो अपने आप लगते हैं। कहाँ पर लगेंगे? जब पानी होगा। पानी कहाँ पर होगा? जहाँ नदी घाटी होगी। तो वहां पर सभ्यता ज्यादा होने लगी। सघन वन थे वहां पर। सघन वनों के कारण यह मांस हेतु क्या मिलते? पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो, क्योंकि पुराने लोग तो मांस ही खाते थे, कच्चा मांस खा देते थे, या उनको क्या है कि पका के खा लेते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान को भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज क्या है? मरुस्थल है। आज अपन देखते हैं सघन वन नहीं है हमारे पास में, मरुस्थल ज्यादा है, 60% मरुस्थल है। किंतु विद्वानों की मान्यता जो है
है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। सरस्वती और द्वेषवती नदी इस समुद्र में आकर गिरती थी। सरस्वती तथा द्वेषवती, ये सरस्वती और द्वेषवती जो है अपन कौन सी नदी को कहते हैं बच्चों? गग्गर नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? गग्गर नदी को अपन द्वेषवती और सरस्वती प्राचीन काल में कहते थे। और ये वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर ये है, आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ कि यहाँ पर भी सभ्यता थी। मानव सभ्यता को उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इस पाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं नीचे कि पूर्व पाषाण काल क्या है आपके पास में। देखो, जो पूर्व पाषाण काल के राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। इसका कोई मतलब प्रारूप नहीं है अपने पास में, ना कोई लिखित सूचना है ऐसी। तो ये बोल रहा राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ, राजस्थान की बोल रहा, राजस्थान में मानव सभ्यता का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन जो करते हैं अपन, उत्खनन करते हैं जहाँ पर कुछ सभ्यताएं पाई जाती हैं, तो उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख साल पहले या 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 में C.A. हैकेट, उसने सर्वप्रथम जो है जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार, मतलब एक हैंड एक्स खोजी थी। यानी क्या खोजी थी? एक कुल्हाड़ी खोजी थी जो हाथ, मतलब उसकी पत्थर की बनी हुई थी। कुछ समय पश्चात सैटन कार ने झालावाड़ से इसी युग में, कौन से? पूर्व पाषाण काल, इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जो है ये काफ़ी लोगों को नीचे नाम दे रखा है, तो उन्होंने भी ये चीज़ें खोजी है। उसके बाद में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये मध्य पाषाण काल है, अपन उसकी चर्चा करते हैं। तो मानव सभ्यता के जो क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा। इसमें पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होते हैं? लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेड़च नदी, विराटनगर के मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। ये बात आपको नोट करने की वाली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो कहाँ से मिले? राजस्थान में लूणी नदी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो लूणी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? इसका अजमेर से होता है, नागपाड़ से। ठीक है, नागपाड़ से होता है इसका उदय। इसकी सहायक नदियाँ है चित्तौड़ की बेड़च नदी है जहाँ पर आयड सभ्यता पड़ेंगे। विराटनगर जो जयपुर है वहाँ पर है। तो इस काल के उपकरण जो है कैसे होते थे बच्चों? छोटे होते थे, हल्के होते थे और कुशलता से निर्मित थे, बहुत अच्छे से बने होते। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कालीन, क्वार्टजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगुलर, क्रेनसेट, ट्रेपेज, ये कुछ स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। पत्थर से बने इन उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में उत्तर पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति जयपुर राजस्थान में भी उत्तर जो नव पाषाण काल है उस सभ्यता का उदय हुआ। कहाँ कहाँ पर हुआ ये? अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर स्थानों पर उत्तर पाषाण काल के अनेक उपकरण मिले, जिनमें भीलवाड़ा के बागोर, एक अपन बागोर सभ्यता पढ़ेंगे भीलवाड़ा के अंदर, और मारवाड़ के तिलवाड़ा, ये जो है अपने बाड़मेर के अंदर है तिलवाड़ा नामक स्थानों पर विशेष उपकरण अपने को प्राप्त है। ये बागोर तो आ गया, भीलवाड़ा है, और ये मारवाड़ है तिलवाड़ा, तो ये कहाँ पर है अपने पास में? ये है बाड़मेर में। ये आप लोगों को अलग से पता होना चाहिए। अब आता राजस्थान में कुछ धातु काल है, तो वो देखो, राजस्थान में कुछ धातु काल है। कौन कौन सी धातु हमारे को मिली गई थी? तो राजस्थान के अंदर ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्रकाशी काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले। ताम्र यानी होता है तांबा,
जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव संस्कृति विकास पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में जो तांबा है वो कहाँ कहाँ पर मिला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर के अंदर है, ये याद रखना है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में अगला टॉपिक जो है प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद के अंदर है। आहड़ जो उदयपुर में बताई थी, बेडच नदी के किनारे। जाडोल उदयपुर में है। पिंड पाडलिया ये है चित्तौड़ में। कुराड़ा नागौर में है। साबणिया ये देख सकते हैं आप यहाँ से कि ये सभ्यताएं पढ़ रहे थे राजस्थान का जो है, इसमें गणेश्वर सभ्यता सीकर से, कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ से, गिलुंड राजसमंद से, आहड़ व जाडोल उदयपुर से, पिंड पाड़िया चित्तौड़ से, कुराड़ा नागौर से, साबणिया व पुंगल ये बीकानेर से। पुंगल जो रहती हैं वो बेड़ का एक प्रकार भी है। नंद लालपुरा किरसो चितवाड़ी जयपुर हैं। एलाना जालोर ये बूढ़ा पुष्कर अजमेर हैं। कोल मोहाली सवाई मधुर मल्ला भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय, जिसके अंदर हमारे को धातु पाई जाती है, तांबे वगैरह पाई जाती है। अब आता है ये तो तांबे के लिए। लोहे काल कौन सा हुआ कि ताम्र और कांसी, मतलब तांबा और कांसा ये जो दो धातु होती, उसके काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग जो है मानव इतिहास की इसी युगांतर घटना थी। मतलब इस काल में तो कौन सी धातु चलती थी, तांबा ज्यादा चलता था। इसके अंदर तांबा और कांसे की बाद में जो है लोहे युग आया। इसके कृषि उपकरणों हथियार को गुणवत्ता बढ़ाकर सारे परिदृश्य को बदल दिया। मतलब इसके उपकरण जो रहते हैं वो थोड़े से मजबूत बनने लगे। राजस्थान में ये कहाँ पर है, नौहे भरतपुर में, जोधपुरा जयपुर में। ध्यान रखना जोधपुरा है, नॉट जोधपुर है। सुनारी झुंझुनू रेड टोंक आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के अनेक हथियार हमारे को देखने को मिले। नौहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब ये बताता है कि हमारा जो राजस्थान के अंदर लोहे काल है, लोहे युग है, वो कहाँ से आरंभ माना जाता है। तो बोले कि इसका जो साक्ष्य है वो मिलता है हमारे को नौहे भरतपुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है, नौहे भरतपुर से मिलता है। जोधपुरा तथा सोनारी, जो जोधपुरा जयपुर में है और सोनारी झुंझुनू में है, वहां से लोहे को गलाने की भट्टियां मिली हैं। अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं। और रेड जो कि आपकी टोंक के अंदर है, वहां पर लोहे सामग्री की प्रचुरता प्राचीन तक राजस्थान के, इसको टाटा नगर कहते हैं। ध्यान देना, टाटा नगर कहते हैं इसको। किसको, टोंक को। टाटा नगर किसको कहते हैं, टोंक को कहते हैं। यहाँ पर जो है सिक्के ढालने की टकसाल भी मिली है। क्या मिली है, सिक्के ढालने की टकसाल भी आपको प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, नगर कहते हैं टोंक को, और नगरी, नगरी जो शब्द आएगा तो नगरी कहते हैं आपके चित्तौड़ को। किसको कहते हैं, चित्तौड़ को कहते हैं। नगरी किसको कहते हैं, चित्तौड़ को कहते हैं। लोहे काल के पश्चात भारत के अनेक जो है इनमें सुलेटी रंग की चित्रित मृद भांड मिले। मृद भांड का मतलब क्या होता है, मृद भांड का मतलब ये होता है कि उस पर पेंटेड ग्रेव है, PGW। मतलब क्या होता है, मृद भांड जो रहता है वो क्या होता था, मिट्टी का बना बर्तन होता था। क्या होता था, मिट्टी के बने बर्तन को, बड़े बर्तन को मृद भांड कहते हैं। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर जो कि आपके जयपुर में है, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में है, नौहे भरतपुर में बता दिया मैंने, आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके बाद में इस युग की प्रारंभ होता है। जो अगली वीडियो बनाएंगे अपन उसमें पढ़ेंगे राजस्थान की काफ़ी महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। तो आप यहाँ तक का जो मैंने अंडरलाइन करी है आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसके नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।